लेकिन शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। एक तरफ ग्लोबल इकोनॉमी जियोपॉलिटिकल चुनौतियों से जूझ रही है, तो वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था का चक्का पूरी रफ्तार में है। और ये हम नहीं, अलग अलग रिपोर्ट्स, अलग अलग दिग्गज निवेशकों के जो बयान आ रहे हैं, उससे आप ये डॉट कनेक्ट कर सकते हैं बड़ी ही इजीली। अमेरिका के कार्लाइल ग्रुप के को फाउंडर रुबेनस्टीन का कुछ ऐसा ही दावा सामने आया है। दावोस में ही उन्होंने ये बयान दिया है। रुबेनस्टीन के मुताबिक अगले 20 से 30 साल में भारत की इकोनॉमी अमेरिका और चीन को भी पीछे छोड़ सकती है। और जैसा हमने आपको बताया, इसी बीच पीडब्ल्यूसी की बहुत ही चर्चित और एक निश्चित अंतराल के बाद आने वाली जो रिपोर्ट आई है पीडब्ल्यूसी की, उसके मुताबिक भी सीईओज के सर्वे में भारत को पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर माना गया है। अब ये किस तरह के सीईओज के कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहे हैं भारत को लेकर के, इस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे आगे। लेकिन सबसे पहले आप ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए, मामला समझिए, फिर इसमें डिटेल एनालिसिस करेंगे खास मेहमानों के साथ। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत महज 20 से 30 साल में अमेरिका और चीन जैसी दिग्गज इकोनॉमी को पीछे छोड़ सकती है। चौंकिए नहीं, ये सपना नहीं है, ना ही हमारे बोल हैं। दरअसल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से अमेरिका की दिग्गज कंपनी कार्लाइल ग्रुप के को फाउंडर डेविड रुबेनस्टीन ने भारत को लेकर एक बड़ा दावा किया कि भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उससे अगले 2 से 3 दशक में चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। तो वहीं एक ताजा सर्वे में पता चला है कि अमेरिका के बाद भारत दुनिया के सीईओज के लिए निवेश का दूसरा सबसे पसंदीदा ठिकाना बन गया। तो चलिए सबसे पहले कार्लाइल ग्रुप के को फाउंडर ने किस आधार पर यह दावा किया है, इसकी पड़ताल करते हैं। भारत के बढ़ते ग्रोथ और टैलेंट के अलावा एक बड़े बाजार को देखते हुए विदेशी निवेश तो खूब आ रहे हैं, लेकिन क्या भारतीय कंपनियां इस निवेश को लेकर अपना नजरिया बदल पाई हैं? दरअसल ग्लोबल प्राइवेट क्रेडिट, प्राइवेट इक्विटी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेकर अभी भी भारत की सोच एक पश्चिम निवेश के तौर पर ही बनी हुई है। ऐसे में कार्लाइल ग्रुप के को फाउंडर डेविड रुबेनस्टीन ने भारत में निवेश संबंधी इसी सोच को बदलने का सुझाव दिया। रुबेनस्टीन का कहना है कि जब पीई और प्राइवेट क्रेडिट को भारतीय बाजार में फलने फूलने दिया जाएगा, तो इसका सीधा फायदा निवेशकों को मिलेगा और इस दायरे में भारतीय उद्यमी भी आएंगे। अब आपको रुबेनस्टीन के इस बयान के पीछे के आशय को समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल प्राइवेट इक्विटी यानी पीई का मतलब है कि कंपनियां अपना पैसा उन कंपनियों में लगाती हैं जो अभी शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है, जबकि प्राइवेट क्रेडिट का मतलब है कि कंपनियां सीधे कर्ज मुहैया करती हैं। इसके लिए बैंकों के पास कर्ज लेने नहीं जाना पड़ता। जाहिर है, इस तरह के कर्ज के मिलने से कंपनी को अनावश्यक भागम दौड़ और बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। दरअसल नए आर्थिक परिदृश्य में निवेश का ये एक नया तरीका है जो काफी चलन में है। भारत में कार्लाइल ग्रुप ने विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों में $8 अरब से ज्यादा का निवेश कर रखा है। तो वहीं पीडब्ल्यूसी के ग्लोबल सीईओ सर्वे की माने तो अमेरिका के बाद भारत दुनिया भर के सीईओज के लिए निवेश का दूसरा सबसे पसंदीदा ठिकाना बन गया। इस लिस्ट में जर्मनी, यूके और चीन जैसे बड़े देश भारत से पीछे हैं। सर्वे के मुताबिक साल 2026 तक करीब 13% ग्लोबल सीईओज ने भारत को निवेश के लिए चुना है, जो पिछले साल यानी 2025 के 7% से लगभग 2 गुना है। वहीं 35% सीईओज ने अमेरिका को पहली पसंद बताया है। जाहिर है, भारत में निवेश को लेकर ये रुझान देश की इकोनॉमी को टॉनिक देने का काम करेगा और फिर भारत की इकोनॉमी कैसे फर्राटा भरेगी, ये पूरी दुनिया देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं आज के हमारे खास मेहमानों का। अर्नब बसु साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पार्टनर इन चीफ इंडस्ट्रीज ऑफिसर पीडब्ल्यूसी इंडिया। गुड इवनिंग अर्नब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। दिलीप चिनॉय सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चेयरमैन भारत वेब3 एसोसिएशन और पूर्व महासचिव फिक्की एंड फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। चिनॉय सर गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं अश्विनी महाजन सर, आप जाने माने अर्थशास्त्री और आर्थिक मामलों के बड़े ही परिचित चेहरा हैं, स्तंभकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका महाजन सर हमारे शो पे। अर्नब सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ये रिपोर्ट है और बड़े मौजू मौके पर भी आई है। एक तरफ आप लोग कह रहे हैं रिपोर्ट में जो कि सीईओ का कॉन्फिडेंस है वो सिर्फ 30% सीईओज को 2026 में रेवेन्यू ग्रोथ पर भरोसा है, और अगर मैं आंकड़े सही पढ़ पाया हूं तो ये 5 ईयर के लो पर है। 25 में आंकड़ा 38% था, 22 में 56% था। साफ तौर पर गिरावट देखी जा रही है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी इंडिया
में इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट जो हमने हाईलाइट आज हमने देख रखा है पूरी चर्चा का बिंदु, सीईओज की जो रुचि है ईयर ऑन ईयर लगभग दोगुनी हो गई है भारत में। तो ये क्या हो रहा है सर? रेवेन्यू ग्रोथ पर भरोसा नहीं, लेकिन भारत के प्रति भरोसा लगातार ग्लोबल सीईओज का बढ़ने का कारण क्या है सर? देखिए 2025 जब शुरू हुआ था तब तो लगा था बहुत अच्छा ग्रोथ होगा, लेकिन 2025 जब खत्म हुआ आपको मालूम ही है कि इतना वोलेटिलिटी है, जियोपॉलिटिक्स इतना भारी समस्या खड़ी कर दी है हमारे सामने। तो अभी जब हमने ये सीईओ सर्वे किया, 4,500 सीईओ से हम बात किए, उधर देखा हमने कि जहां पर ग्लोबली सिर्फ 55% सीईओज ग्लोबली अभी विश्वास करते हैं कि उनकी टेरिटरी में ग्रोथ होगा, लेकिन भारत की जो सीईओज है उनको लगता है, भारत के अंदर 77% सीईओज को लगता है कि ये ग्रोथ आएगा, और ये जो ग्रोथ है ये भारत के अंदर ही ग्रोथ आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है भारत के लिए। और आप अगर देखेंगे जो आप बोल रहे हैं कि ग्लोबल सीईओज की कंपैरिजन में भारत का सीईओज ऑलमोस्ट डबल नंबर में ये इधर का जो आर्थिक विकास है इसके लिए एकदम संपन्न है, और उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई है। ग्लोबल सीईओज ने भी 13% ही नंबर है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट नंबर है। उन्होंने भी इंडिया को अपने टॉप 3 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में रखा है। तो ये जो ग्लोबली भी लोगों को भरोसा आ रहा है, हमारे सीईओज तो हैं ही कॉन्फिडेंट, लेकिन ग्लोबली भी ये जो नंबर्स आ रहे हैं सर, ये क्या इनका क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए अभी निवेश, आर्थिक निवेश की अगर आप बात करें तो पिछले साल भारत 5 नंबर पे था हमारे ये सर्वे में, लेकिन इस साल भारत 2 नंबर पे आ गए हैं। सो जैसे आप बोल रहे हैं कि अगर आप देखें ग्लोबल सीईओज बोल रहे हैं कि भारत के अंदर उनको निवेश करना है, और ये मात्रा में काफी अच्छा है। और अगर आप देखें यूएस के बाद यूके नहीं है, भारत सबसे बढ़िया सेकंड डेस्टिनेशन है उनको लगता है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। ये जर्मनी नहीं है, यूके नहीं है, लेकिन ये भारत है। भारत आज अभी 5 नंबर से 2 नंबर पे आ गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूसरे नंबर पर आना अपनी पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के लिए, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। और ख़ास तौर से जिस तरह से सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन का हब के तौर पर भारत उभर रहा है, ये साफ तौर पर बताता है कि ट्रम्प चाहे जो मर्जी कहें, सबके लिए फेवरेट डेस्टिनेशन जो है वो इंडिया ही होने वाला है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आई थी, और मैं महाजन सर आपके पास आ रहा हूँ। डेविड रूबिन्सटन का जो बयान आया है, और डेविड रूबिन्सटन अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, अमेरिका के बहुत ही प्रभावशाली और ताकतवर निवेशकों में से एक हैं, जो कार्लाइल ग्रुप है उसके वो को फाउंडर हैं, को चेयरमैन हैं। और कार्लाइल ग्रुप दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी और इन्वेस्टमेंट फर्म्स में से एक है। तो अगर वो ये कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं तो आप समझिए पाकिस्तान की पूरी जीडीपी के बराबर का वो पी संभालते हैं, इतना आप समझ लीजिएगा। बहरहाल इसको आप अन्यथा न लें कि पाकिस्तान का इसमें नाम हमने कहाँ से ले लिया, सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। बट ये कंपनी, गवर्नमेंट हो गया, बड़े कॉर्पोरेट्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, कहीं पर भी आप नाम ले लीजिए, ये पैसा लगाने वाले एक बहुत बड़े निर्णायक कर्ता हैं, आप ये समझ लीजिए। तो इसलिए उनका बयान मायने रखता है। मैंने इसलिए आपको एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दिया। अब आते हैं महाजन सर आपके पास। वो कह रहे हैं कि 20 से 30 सालों में ही हम अमेरिका और चीन को भी पीछे छोड़ देंगे। अब बात तो बड़ी अच्छी लग रही है सुनने में सर, लेकिन रियलिस्टिक है ये? देखिए, दावोस में बहुत सारी बातें हो रही हैं, और एक खास बात यह है कि जो ग्लोबलाइजेशन के प्रति जो एक आकर्षण था उसमें भारी गिरावट दिखाई दे रही है। हम जान रहे हैं कि पिछले कुछ समय से जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, जिस प्रकार से डॉलर को, पेमेंट सिस्टम को, और सबसे ज़्यादा ग्लोबल वैल्यू चेन को एक प्रकार से वेपनाइज करने का जो प्रयास हो रहा है, और दूसरी तरफ भारत के अपने आत्मनिर्भरता के और स्वदेशी के जो प्रयास हैं, और उसके साथ अलग अलग क्षेत्रों में
भारत की टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट आई है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तमाम प्रकार की डिफेंस और स्पेस और तमाम और क्षेत्रों में जो भारत की विकास आया है, और उसमें जो ग्लोबल वैल्यू चेन में हमारा हिस्सा और जो हमारे प्रयास हैं, जो जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसके संदर्भ में, जो अपकमिंग इंडस्ट्रीज हैं, और क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग में भारत बहुत आगे बढ़ने का प्रयास में लगा है। तो ऐसे में इतने बड़ा क्षेत्र जो खुल रहा है, और दूसरी तरफ चीन के प्रति लोगों का आकर्षण कम हो रहा है। प्रयास ये हो रहा है कि दूसरे मुल्कों का, कि पहले तो ये कहा जा रहा था कि चाइना +1, लेकिन अब मुझे लगता है कि भारत केंद्र में आ रहा है और इंडिया प्लस मैनी की बात होने लगी है। तो ऐसे में भारत वास्तविक रूप से एक आकर्षण का केंद्र निवेशकों के लिए है। और खासतौर पर एक जो बात आ रही है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है और इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, वो भारत में बड़ी मात्रा में अब करने की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। इक्विटी इन्वेस्टमेंट हमें बहुत कम मिलती थी, और खासतौर पर जो स्वाभाविक रूप से हमें हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी के संदर्भ में मिलना चाहिए था, और तमाम प्रकार के जो ग्लोबल फोर्सेस हैं उसको नहीं होने दे रही थी। लेकिन अभी बदलाव आया है। दावोस में जिस प्रकार से बातें हो रही हैं, उसका वो एक भारत के लिए बहुत अच्छा शगुन है। और खास तौर पर हम देख रहे हैं कि विभिन्न देशों के जो लोग हैं, और खासतौर पर शासनाध्यक्ष हैं, अभी कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर ने जो स्पीच दिया, उससे जो भूमंडलीकरण के प्रति जो मोह भंग हुआ है, और किस प्रकार से बड़े नेशंस हैं, उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन चीन है और अमेरिका है, किस प्रकार से रूल्स को अपनी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे में एक नया विश्व ऑर्डर एक खड़ा हो रहा है, और उसमें भारत बहुत अग्रणी पोजीशन में है। और यही बात बार बार सीईओज के द्वारा भी, निवेशकों के द्वारा भी, और विभिन्न प्रकार के शासनाध्यक्षों के द्वारा भी ये बात बार बार उठ रही है। एब्सोल्युटली। जैसा हमने कहा कि ये जो बयान आए हैं, चाहे पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट है और चाहे रूबिन्सटन साहब का बयान है, अब आप देखिए ये किसी नेता ने मंच से नहीं बोला है, और ये नेता का कोई लिखित स्टेटमेंट या फिर एक्स का कोई पोस्ट नहीं है। इसलिए पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट को पूरी दुनिया में बहुत गंभीरता से लिया जाता है। ग्लोबल लीडर्स, सीईओज, पॉलिसी मेकर्स, ये सब इन रिपोर्ट्स का हवाला लेते हैं। और साथ ही साथ जैसे मैं कह रहा था कि कार्लाइल ग्रुप हो या फिर रूबिन्सटन साहब हो, ये इन्वेस्टर का जजमेंट है, नेता का भाषण नहीं है, आप इसको समझिए। इसलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। चिनॉय सर, हैविंग सेड दिस, इसके अलावा कुछ चुनौतियां भी है, मैं उस पर भी आऊँगा सर कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं। और इसमें पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट को भी मैंने पढ़ा और रूबिन्सटन साहब के बयान को भी मैं पढ़ा, दोनों में चुनौतियां भी निकल कर आ रही हैं। लेकिन आपको क्या लगता है सर, ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सेकंड नंबर पर आना, सेकंड चॉइस बनना और 20-30 साल में अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ देने की बातें जो हो रही हैं सर, ये वस्तुस्थिति के कितने करीब आपको लगती हैं, कितनी प्रैक्टिकल? देखिए, अगर आप देखें तो जो सीईओज ने कहा है, आपने तो एक ही सीईओ ने कहा था, क्वालकॉम के सीईओ ने तो इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो तरक्की हुई उसकी भी बात की थी। अजय बांगा ने जब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रेज किया था, उस टाइम उसने एक चुनौती भी दिया था कि डिग्निटी ऑफ जॉब्स की एक चैलेंज है। अगर आप दूसरे सीईओज जो अलग अलग सेशंस में भाग ले रहे थे, वो भी ये कह रहे थे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सीईओ ने खुद कहा था कि जो पेस ऑफ रिफॉर्म्स इंडिया में है, पिछले एक साल में काफी रफ्तार हुई उन्होंने, और कई डिफिकल्ट चॉइसेस किए जा रहे हैं। और पहले जो पिछले हफ्ते आईएमएफ रिपोर्ट भी निकली थी, जिन्होंने हमारा जीडीपी ग्रोथ 7.3% इस साल के लिए कहा था, उन्होंने भी ये प्रशंसा की थी कि गवर्नमेंट ने फ्रंट लोड कर दिया है, कैपेक्स इन्वेस्टमेंट, लॉजिस्टिक्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है, और डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ टैक्स एक तरीके से टैक्स बचत हो रही है। और डावोस में ये एक कंटिन्यूइंग मामला है। और अगर डावोस के परिस्थिति में देखें तो जैसे आपने प्राइम मिनिस्टर करने का एक तरीके के भाषण का उसका उदाहरण दिया था, और अलग जो थी, एक डिसरप्शन और अनस्टेबल सिनेरियो में और अनप्रिडिक्टेबल सिनेरियो में इंडिया जो एक स्टेबल, प्रिडिक्टेबल, रिफॉर्मिंग नेशन और
कंजम्पशन पैटर्न लार्ज पॉपुलेशन में सामने आ रहा है और अब ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट्स करेंगे तो एक ऐसा है कि हम इसी दिशा में जा रहे हैं। और एक स्पेशल पैनल डिस्कशन भी हुआ था डावोस में, विल इंडिया, व्हाट विल इट टेक फॉर इंडिया टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। उसमें ये बात सामने उभरी कि भाई बनेंगी तो वो तो बिल्कुल मुमकिन है, खाली कब होगा और ये इसकी रफ्तार कितनी होगी। तो कॉन्फिडेंस है भारत में एक तरीके से इंक्रीज हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। और जैसे कि पीडब्ल्यूसी के रिपोर्ट में दोनों विदेश जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं और खुद इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन एक चैलेंज आता है क्योंकि अगर आप देखें तो डोमेस्टिक ग्रॉस कैपिटल, प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन थोड़ा सा लैग कर रहा है। पीएलआई स्कीम्स में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये एक हमें देखना है कि हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं और दुनिया में जो अभी फूड बदला है उसका सारा फायदा कैसे लें और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को लेकर आए। और जैसे ईयू के प्रेसिडेंट ने कहा था कि शायद ईयू इंडिया एफटीए साइन हो जाए, क्योंकि वो चीफ गेस्ट के एक चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे की चीफ गेस्ट होके आ रही है। तो देखो ये वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी इसको हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और आगे ले जाना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही है। और जैसा आपने कहा भी कि जो स्टेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट है, पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये बहुत अट्रैक्ट कर रही है सीईओज को, और जो लार्ज एंड एक्सपैंडिंग कंज्यूमर बेस है, ये सब बड़े स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फंडामेंटल्स जो हैं वो बना रहे हैं। और क्या क्या मजबूत, बसु सर थोड़ा सा हमें बताइए और कौन कौन से वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं हमें, और किन सेक्टर्स में ये कॉन्फिडेंस आ रहा है। टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, इसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। तो कहाँ कहाँ दुनिया हमारे कौन कौन से सेक्टर्स की तरफ देख रही है, और वो उस कॉन्फिडेंस की बुनियादी चीज़ें आपको क्या क्या नजर आई? देखिए, बुनियाद से पहले शुरू करते हैं। बुनियादी चीज जो है, एक तो है कि आपने बोला विश्व में इतना वोलेटिलिटी है, अभी जियोपॉलिटिक्स इतना भारी तरह से लोग वरिड है इसको लेके, तो ये जो चिंता है ये आपको भारत की तरफ खींच के ले आ रहा है। अभी इसके साथ अब हमारा सर्वे में ये भी आया है कि साइबर सिक्योरिटी का जो रिस्क है, ये रिस्क को काफी सीईओज ने इसके बारे में चर्चा किया है। अभी आप देखेंगे टेक्नोलॉजी का जो प्रोग्रेस है, वो जो पेस है उस दिशा में तो जा रहे हैं, लेकिन उस पेस को पकड़ने का एक बहुत ही बड़ा जरूरत है, ये सीईओज हमको बोल रहे हैं। और टेक्नोलॉजी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो निवेश हो रहा है वो भारत में काफी हो रहा है, और वो इन्वेस्टमेंट को काफी तरह से प्रमोट कर रहा है। और अगर आप देखें, ये सीईओज हम लोगों को बोल रहे हैं कि टॉप 3 जो कंसर्न है उनका, मैक्रो इकोनॉमिक वोलेटिलिटी तो है ही, लेकिन उसके साथ इन्फ्लेशन अभी काफी कम चिंता में है भारत के लिए। इन्फ्लेशन मैनेज्ड है, और अभी अगर देखा जाए तो इधर पे टेक्नोलॉजी का जो प्रोग्रेस है, भारत का जो टेक्नोलॉजी में एक अपना मकाम बना लिया है, ये बहुत लोगों को भारत की तरफ खींच रहा है। उनको लग रहा है कि इधर का जो वर्कफोर्स है वो वर्कफोर्स काफी ट्रेंड वर्कफोर्स है, इधर टेक्नोलॉजी पे काफी अच्छा काम हो रहा है। हाँ। और अगर आप देखें, आप बोल रहे थे कि कौन से क्षेत्र में हो रहा है। हाँ, सर उससे पहले एक छोटा सा क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट के लिए, क्योंकि आपने कहा कि भारत में ये सारी चीजें बड़ी स्ट्रांग हैं। इंटरेस्टिंगली पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट कहती है कि एआई इन्वेस्टमेंट के बावजूद, जबरदस्त इन्वेस्टमेंट हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ग्लोबली ज्यादातर कंपनियां वो टेंजिबल फाइनेंशियल रिटर्न्स नहीं देख पा रही हैं सर। और सिर्फ 12% सीईओ कह रहे हैं कि एआई से उन्हें कॉस्ट प्लस रेवेन्यू बेनिफिट्स मिले हैं, और 56% सीईओज को अब तक एआई से कोई सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिला है। अब ऐसे में अगर वो एआई एडॉप्शन और जो आपने कहा मैक्रो वोलेटिलिटी और साइबर रिस्क के लिए अगर वो इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं, तो हम इसका क्या मतलब निकालें सर? अब देखिए, एआई में अगर आप देखें, हमारा सर्वे ये बोलता है कि एआई में इन्वेस्ट तो उन्होंने कर दिया है, लेकिन अभी उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं मिला है। लेकिन जब हम उनसे बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग मान रहे हैं कि एआई में इन्वेस्टमेंट का जरूरत
इसको लेके कोई प्रश्न नहीं है। और वो ये भी बोल रहे हैं कि आज की तारीख में ये एआई का इन्वेस्टमेंट उनको ये कॉन्फिडेंस दे रहा है कि सिर्फ वो अपने क्षेत्र में नहीं, एसोसिएटेड जो क्षेत्र है आप उसमें भी खेल रहे हैं। अच्छा। तो जो आप पहले मान लीजिए आप सिर्फ टेलीकॉम की क्षेत्र में खेल रहे थे, अभी वो टेलीकॉम के साथ फाइनेंस के क्षेत्र में भी खेल रहे हैं। पहले आप मान लीजिए सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में खेल रहे थे, अभी आप मैन्युफैक्चरिंग के साथ आप रिटेल में भी खेल रहे हैं। पहले आप मान लीजिए कि आप सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थ केयर में खेल रहे थे, अभी आप उसके साथ आप इंश्योरेंस में भी खेल रहे हैं। तो ये जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाने का जो तरीका है, ये एआई इसको बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड कर रहा है। और हमारे जो सीईओ सर्वे है उधर ये बोला जा रहा है कि आप देखें तो काफी लोग, ऑलमोस्ट 57% ऑफ इंडियन सीईओज, 97% सीईओज बोल रहे हैं कि हमारा जो कोर क्षेत्र है हम उसके बाहर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एसोसिएटेड है, ये लिंक्ड है हमारे लिए, और ये लिंकेज एआई बना रहा है, टेक्नोलॉजी बना रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसीलिए ये, अगर आपके कंसर्न्स को अगर आप देखें और भारत में जब आप जाते हैं तो ये कंसर्न्स सीधे सीधे कम होते हुए नजर आते हैं। तो इसीलिए भारत को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त नजर आते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स एंड सीईओज। अश्विनी महाजन सर, अब आएंगे अब हम चैलेंजेस पर, क्योंकि अगर आप देखें तो मैं बहुत सारे एनालिसिस पढ़ रहा था रूबिन्स्टन साहब के बयान के बाद। अब उसमें सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र रूबिन्स्टन ने भी किया कि भाई आपके पास यंग पॉपुलेशन है, 60% 65% के आसपास, ये काफ़ी प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, बहुत तेज़ ग्रोथ है, ग्लोबल पावर शिफ्ट का रेयर कॉम्बिनेशन, तेज़ ग्रोथ और यंग पॉपुलेशन, ये रेयर कॉम्बिनेशन है और ये साफ तौर पर भारत के पक्ष में है। लेकिन सिर्फ ज़्यादा पॉपुलेशन का होना सक्सेस की गारंटी तो नहीं है सर। अगर यूथ्स को जॉब्स प्लस स्किल्स प्लस प्रोडक्टिविटी नहीं मिली तो यही सर सोशल प्रेशर में बदल जाएगी, ये हमको पता भी नहीं चलेगा, लो इनकम में तब्दील हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट में तब्दील हो जाएगी। तो जो हमारा वरदान है वही हमारा अभिशाप भी बन जाएगा। तो उस दिशा में हम क्या सही जा रहे हैं अश्विनी सर? देखिए, बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास यूथ पॉपुलेशन है, इसमें कोई बात दो राय हो नहीं सकती। और एक समय था कि हमारे पास यूथ पॉपुलेशन होने के बावजूद भी स्किल फॉर्मेशन की कमी थी। लेकिन अब जैसे जैसे हम अलग अलग क्षेत्रों में विकास कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, समाज भी आगे आ रहा है और जो हमारी यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी सामने आ रही हैं, और धीरे धीरे वो जो स्किल गैप है उसको पाटने का प्रयास हो रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि हमारी जो नई टेक्नोलॉजी के संदर्भ में हमारे पास स्किल की कमी नहीं है, स्किल्ड लोगों की भी कमी सामने नहीं आ रही, थोड़ी बहुत है लेकिन बड़ी मात्रा में हम उसको कर पा रहे हैं। और खासतौर पर एआई की बात जब करते हैं तो एआई की अडॉप्शन जितनी फास्ट भारत में हो रही है, और हमारे पास जो सबसे बड़ी जो बात है एआई के संदर्भ में, क्योंकि दुनिया में किसी के पास इतना बड़ा डाटा नहीं है जितना हमारे पास है, और इसमें हमें यह प्रयास करना होगा कि हम अपने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निर्माण करें। जो बड़ी जायंट्स हैं दुनिया की, केवल उन पर निर्भर ना रहें, हमें उनकी मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन उसके साथ ही साथ हमें अपने यूथ को और स्किल करना पड़ेगा, स्किल गैप्स को कम से कम करना पड़ेगा। और इसके लिए सरकार और समाज दोनों ही जागरूक है। मैं चूंकि सामाजिक क्षेत्र से आता हूँ, इसको मैं देख रहा हूँ, लगातार इसके बारे में प्रयास हो रहा है, स्किल गैप्स को कम करने की कोशिश हो रही है। और जो सरकार की अभी हाल फिलहाल में जो नीतियां बनी, खासतौर पर अप्रेंटिसशिप स्कीम है और इंटर्नशिप स्कीम है, और अभी हमें तो मालूम है कि 500 कंपनियों के लिए सरकार ने बनाया था, लेकिन हम जब धरातल पर जाकर के देखते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में लघु उद्योगों के, मध्यम वर्गीय उद्योगों में भी बहुत बड़ी संख्या में यूथ जो है वो इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप लेकिन सर हमारा अभी भी सर लार्ज वर्कफोर्स अभी भी हमारा जो है इट इज स्टिल स्टक इन एग्रीकल्चर, लगभग 50%, यानी लो कम हुआ है। हाँ, यानी कि लो प्रोडक्टिविटी जॉब्स जो हैं वो इंडिया को डोमिनेट कर रही है सर अभी, और इसीलिए इनकम ग्रोथ स्लो दिखाई देती है। आई मीन आप अमीर इकोनॉमी तो बन रहे हैं लेकिन
अमीर लोग बन पाएंगे कमाई के मामले में, ये थोड़ा डाउटफुल है। इसमें बदलाव हो रहा है दीपक जी, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अभी हम जब हमारे सामने विषय आता है कि इतने स्टार्टअप्स हो गए, और हमारे ध्यान में आता है कि शायद ये एप्स बनाने वाले ही स्टार्टअप्स हैं। नहीं, बहुत बड़ी संख्या में एग्रीकल्चर में स्टार्टअप्स आए हैं, और वो उस प्रकार के वहां पर इनकम गैप को कम करने में लगे हैं। और खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत बड़ी मात्रा में हो रही है, और इसी के कारण हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर लगातार एक पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहा है। जितना पहले हम उसमें अपहेवल्स होते थे, अब वो कंसिस्टेंटली एग्रीकल्चर ग्रोथ आ रही है, और ज़्यादा उसमें संभावनाएं हैं। और हमारे देश का जो युवा जो एंटरप्रेन्योर्स है या जो स्टार्टअप्स हैं, वो एक बड़ी मात्रा में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो मुझे इसकी पूरी आशा है कि धीरे धीरे करके जो हमारी एग्रीकल्चर में पहले 70% से अब कम होती 50% से भी कम रह गई है जी, तो उसमें हम आगे चल करके इस जो अनप्रोडक्टिव या लेस प्रोडक्टिव लो इनकम जॉब्स से हम हायर इनकम जॉब्स की तरफ आगे डाइवर्ट होंगे। एब्सोल्युटली सर, आपने बिल्कुल सही कहा। वो कृषि क्षेत्र में जो वर्कफोर्स है वहाँ पर कम, बट मैं चिनॉय सर, क्योंकि आपने स्किल पे बहुत काम किया है और शुरुआती आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने जो उस थिंक टैंक में थे, जो शेप कर रहे थे इंडिया के स्किल को। मैं उस स्किल के हवाले से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, नॉन फार्म जॉब्स भी बढ़ी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फार्म जॉब्स ही बढ़ी हैं, थोड़ा उनका स्पीड ज़्यादा है, नॉन फार्म जॉब्स भी बढ़ी हैं, बट वहाँ पर क्वालिटी एक बहुत बड़ा मैटर कर रहा है सर। वहाँ पर वेजेस का एक इशू है, वहाँ पर स्किल गैप का एक बहुत इशू है, और तीसरा क्या है कि स्ट्रक्चरल शिफ्ट ऐसा लग रहा है थोड़ा सा हम या तो लेट हो गए हैं, तो या तो हम थोड़ा स्लो हैं। अभी भी काम हम कर रहे हैं लेकिन थोड़ा स्लो हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा अभी भी कमज़ोर है। तो ऐसा तो नहीं है हम वो ट्रेन मिस ना कर जाएं सर? दीपक जी, आपने बिल्कुल सही कहा। 3 विषय पे आपने एक प्रश्न पूछा है। पहले जो हम कह रहे हैं कि ये नॉन फार्म लेबर का ट्रांजिशन, ठीक है, तो वो हो रहा है। बीच में एक कोविड का एक काइंड ऑफ बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन आ गया था। लोगों को ये एक तरह से महसूस नहीं हो रहा है कि उसका क्या असर पड़ा है। उसके लैग से हम अभी निकले हैं, काफी समय लगा है उसका एक लैग से निकल करके और एक ग्रोथ की रफ्तार लेकर के आगे जाना। ये नॉन फार्म ट्रांजिशन हो रहा है क्योंकि फार्म में भी ट्रांजिशन हो रहा है। अगर आप देखें तो जो डाइटरी सर्वे है उसमें फूड हैबिट्स जो है वो राइस और वो व्हीट से एक तरह के बढ़ के अदर प्रोडक्ट्स के ऊपर जा रहे हैं, जिसमें अगर फार्मर उन प्रोडक्ट्स में जाए तो उनका ग्रेटर रेवेन्यू होता है, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी होता है, और उसमें वैल्यू ऐड भी करना होता है। तो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट एक तरीके से क्रिएट होता है। दूसरा, अगर आप देखें, क्वालिटी ऑफ जॉब्स का एक बहुत बड़ा समस्या है देश के आगे, क्योंकि उसमें जो वेज लेवल है, एक्चुअल वेज लेवल इंक्रीज नहीं किया था कई सालों से। और जो नए कोड्स आए हैं, जो 4 लेबर कोड्स अभी आए हैं, और उसमें जैसे वेजेस को डिफाइन कर रखा है, और जो इनफॉर्मल वर्कर्स को भी एक उसके अंतर्गत लाने का एक प्रयास है, तो उसमें थोड़ा सा मूवमेंट शुरू होगा। और ये करीब 2-3 साल लगेंगे इसको एक तरीके से ले जाने के लिए। और अभी कॉर्पोरेट्स भी, उनके ऊपर भी, और जो अगर आप देखें जो गिग वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं, उनको भी एक तरीके से वेजेस पे ध्यान देना चाहिए। तीसरा जो आप बात कर रहे थे, जो स्किल गैप है और जो स्किल ट्रांजिशन है, उसको हमें 3 हिस्से में देखना चाहिए। एक, जो अभी कंपनीज में काम कर रहे हैं, और खासतौर उन कंपनीज में जिसमें एआई का काफी प्रभाव होगा, तो उनको एक तरीके से अपस्किल करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वो अपने जॉब में रिडंडेंट हो जाएंगे और एक चैलेंज हो जाएगा। हमारे पास वर्किंग एज पॉपुलेशन भी एक चैलेंज हो जाएगा। दूसरा जो है, हमारे यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में जो बच्चे हैं, अभी भारत ने तीसरे क्लास से ही एआई करना सिखाना शुरू कर दिया है। टिंकरिंग लैब्स हैं, और कॉलेजेस में एक तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। और जैसे अश्विनी जी ने डेवोस में कहा था, 1 करोड़ एआई में स्किल करने का एक प्रोग्राम है। तो ये
स्कूल और कॉलेजेस में उनका ये दूसरा टारगेट होना चाहिए। तीसरा, अगर आप देखें तो कई सारे लोग हैं जो ना स्कूल में है, ना कॉलेज में है, ना काम कर रहे हैं, और उनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। और महिलाओं को वर्कफोर्स में लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और इन लोगों को कैसे इनको टारगेट करें, ये स्टेट्स और सेंटर मिला करके करना चाहिए। ये किसी एक का क्षेत्र नहीं है। अगर हम मिलजुल के करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको कैसे जॉब्स दिलाना, उनको कैसे प्रोडक्टिव करना। और जो प्राइम मिनिस्टर का एक खास विजन है इसमें कि ठीक है हम नौकरियां क्रिएट करें, लेकिन हमें नौकरियां क्रिएट करने वाले भी एंटरप्रेन्योर्स चाहिए। और हाल ही में हमने 10 साल स्टार्टअप इंडिया के सेलिब्रेट किए थे, और उन्होंने ये बात दोहराई थी कि भाई हमें जॉब क्रिएटर्स चाहिए। हमें लोगों को यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करें, जो नए चीजें करें। जैसे महाजन साहब ने कहा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी स्टार्टअप्स आ गए हैं, वो लोगों को उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, लोगों को जॉब्स दे रहे हैं। Right. तो ये तीसरा ध्यान हमें एज ए नेशन करना चाहिए। राइट सर, राइट सर। लास्ट में क्योंकि चैलेंज पे हमने बसु सर से बात नहीं की थी, आपकी रिपोर्ट में सर भारत को लेकर कुछ चिंताएं भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं जिनको हम पॉजिटिवली लेकर काम कर सकते हैं। रिपोर्ट में कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि एग्जीक्यूशन स्पीड, पॉलिसी कंसिस्टेंसी और साइबर सिक्योरिटी जिसका आपने जिक्र किया, और डेटा गवर्नेंस, इसको लेकर काफी चिंताएं या फिर संदेह की दृष्टि देख रहे हैं सीईओज। क्या ये बात सही है सर? देखिए, ये बात तो सही है कि साइबर सिक्योरिटी लेके और डेटा गवर्नेंस लेके काफी चिंता है। लेकिन फिर भी आप अगर देखें, जो बाकियों ने भी बोला कि आज की तारीख में भारत में जो डेटा सेंटर के इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है, तो भारत का जो डेटा है और ये डेटा का जो यूज हो रहा है फॉर एआई, ये बहुत ही एक उम्दा बात है। और आप अगर देखें कि अगर भारत में अभी इन्फ्लेशन का जो कंसर्न है वो चला गया है, अभी अपस्किलिंग का एक बहुत बड़ा कंसर्न है ग्लोबली, लेकिन ये अपस्किलिंग का जो कंसर्न है, इसमें भी सीईओज को लगता है कि भारत का जो एम्प्लॉइज है उनको अपस्किल करना बहुत आसान है, उनके लिए ये सीखना सही होगा। और ये सीखने का एक कल्चर है। देखिए, एआई का जो सीखने का बात है, इधर एक कल्चर का बात है। आपको एक कल्चर लाना होगा कि हमको हर वक्त कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, और हमारा जो आज का काम है वो कोई एजेंट कर लेगा, कोई एआई एजेंट कर लेगा, लेकिन दूसरा काम आएगा जो हम सीख के और अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये जो माइंडसेट है भारत में, ये बहुत ही एक बड़ी बात है, जो सीईओज भी बहुत भारी मात्रा में इसको आकर्षित हो रहे हैं इसमें। एब्सोल्युटली। देखिए, भारत तो अल्टीमेटली कॉस्ट एफिशिएंसी और स्केल, दोनों चीज आपको एक देश में कहाँ मिलेंगी? आप कॉस्ट एफिशिएंट भी हैं, स्केलेबिलिटी के भी आपके पास स्कोप है। एब्सोल्युटली जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी का जो परसेप्शन है वो चाइना से लेकर आप अमेरिका तक भी चले जाइए, उनसे बेहतर ही है। ये बहुत स्ट्रांग बनाता है भारत को। और दो चीज़ें बहुत स्ट्रांग हैं भारत के लिए ओवरऑल, जो बार बार कही जा रही हैं फ्यूचर के लिए भी, अभी के लिए भी। डोमेस्टिक मार्केट साइज, यानी कि आप सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं, किन्हीं कारणोंवश आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ ही इतनी स्ट्रांग है भारत की, यहीं सारे ग्राहक भी मौजूद हैं, आप एक्सपोर्ट को छोड़ दीजिए। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो यूनिक बनाती हैं भारत को। बस भारत को जो चाहिए, जिन जिन चैलेंजेस पर हमने बात करी, उन चैलेंजेस को एक एक करके फिक्स करते रहें, और स्ट्रांगली फिक्स करें और परमानेंटली फिक्स करें, ताकि हम जो दुनिया कह रही है हमारे बारे में वो हम अपनी आंखों से देख पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। अच्छी बात हुई, लंबी बातचीत हुई। और बसु सर, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी रिपोर्ट निकाली सर आपने। 29th एडिशन है ये सर, शायद आपका सर 29th एडिशन। एब्सोल्युटली सर। तो इसी तरह से आप और एडिशंस लेकर आएँ, सारगर्भित और अच्छी एनालिसिस लेकर के आएँ। आपको शुभकामनाएं आगे के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप चनॉय सर, आप हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं। थैंक यू सर। और अश्विनी महाजन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के विश्लेषण के लिए। तो इसी के साथ ये थी हमारी पहली कवर स्टोरी। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।